Our today's topic is nucleic acid. इसमें हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसा कि बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 में है, हम लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, हम लोगों ने 4th यूनिट में पढ़ा भी है। आरएनए, डीएनए, ये इसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेडरिक मिशर, इन 1869 आइसोलेटेड एन एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, एक सैल्मन से लेके एसिडिक कंपाउंड उन्होंने उस सैल्मन स्पर्म से आइसोलेट किया और नेम्ड इट एज अ न्यूक्लिन व्हिच इज नाउ कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। और उस न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने आपका 1869 में एसिडिक कंपाउंड को आइसोलेट किया, किसमें? फ्रॉम द सैल्मन स्पर्म से। सैल्मन स्पर्म से न्यूक्लिक एसिड को, या कह सकते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस को या एसिडिक कंपाउंड को आइसोलेट किया और सबसे पहले उसका नाम न्यूक्लिन रखा। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड उसे कहा, न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ द मोनोमरिक न्यूक्लियोटाइड्स whereby each monomeric unit is composed of phosphoric acid। अब किसी भी ग्रुप, कॉम्प्लेक्स के ग्रुप से या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जिसमें लीनियर चेन हो मोनोमरिक न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें हर मोनोमरिक यूनिट फॉस्फोरिक एसिड उसमें पाया जाए, शुगर पाया जाए, नाइट्रोजनस बेस पाया जाए, और दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रिजर्वेशन, रेप्लिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी लिविंग सेल्स। तो कहा गया ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें लीनियर चेन ऑफ मोनोमरिक कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाए और जिसका हर मोनोमरिक यूनिट में क्या पाया जाए? फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और वो किसमें इन्वॉल्व हो? प्रिजर्वेशन में, रेप्लिकेशन में और एक्सप्रेशन ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द लिविंग सेल। मतलब उस सेल में या उस कंपाउंड में सारा उस, मतलब क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, प्रिजर्वेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब ये सारी चीजें, उसका हेरिडिटरी नेचर कैसा है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में पूरा का पूरा जानकारी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मींस 2 or more न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड विद ईच अदर। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। किससे? बाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से वो क्या होते हैं? उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंक द 3 कार्बन इन द शुगर रिंग। तो जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंक होते हैं उसमें तो किससे जुड़े होते हैं? 3 कार्बन शुगर लिंक से जुड़े होते हैं, जो कि वो एक न्यूक्लियोटाइड से होता है, और जो होता है दूसरा वाला 5 कार्बन ऑन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और 5वें कार्बन से नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उससे वो जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड बाय अल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 4 न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, और वो किससे लिंक्ड होते हैं? किससे? जैसा कि आपने लिखा है, इसमें लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले बात करें शुगर और बेस का, जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, phosphate group is attached to the nucleotides, that is sugar। जब यहाँ पहले हमारा था न्यूक्लियोसाइड्स में शुगर प्लस बेस, और जब फॉस्फेट ग्रुप हमारा अटैच हो जाता है तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शुगर, बेस और फॉस्फेट, शुगर, बेस और फॉस्फेट। तो जिसमें हमारा क्या हो जाता है?
जब ये तीनों हो जाता है तो क्या कहेंगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब इसमें होंगे तो क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में दोनों पाए जाएंगे, डीएनए और आरएनए, जैसा कि हम लोगों ने 4th यूनिट में अलग फर्दर इसे अलग अलग पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। दिस इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल फॉर द न्यूक्लिक एसिड। एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड के लिए, ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड हैज 3 मेन कंपोनेंट। सबसे पहला 3 क्या होता है, शुगर, बेस और फॉस्फेट। शुगर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, बेस जो होते हैं 5 तरह के होते हैं और फॉस्फेट 1 से 3 तरह के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पेंटोज शुगर, ठीक है, 5 कार्बन्स। तो रिकॉल्स फ्रॉम द लीनियर कार्बोहाइड्रेट्स, ये लीनियर कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। नोट दैट द प्राइम नंबरिंग सिस्टम और फर्दर इसका कहा जाएगा तो 2 टाइप्स के। तो पहला राइबोज फॉर आरएनए, डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए, और आरएनए के लिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज किसके लिए, डीएनए के लिए। मिसिंग एन ऑक्सीजन एट द सेकंड पोजीशन, ठीक है। डीएनए जो होता है ऑक्सीजन का मिसिंग रहता है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है राइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज का। अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस का। तो रिंग्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो रिंग्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन जिसे कहेंगे नाइट्रोजनस बेस। और फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो प्यूरीन जो होता है 2 फ्यूज्ड रिंग होते हैं और ए और जी मतलब एडेनिन और ग्वानिन जैसे इसका एग्जांपल है, ठीक है। फिर बात करेंगे पायरिमिडीन का, तो सिंगल 6 साइडेड रिंग जैसे हमारा सीटी मतलब साइटोसिन और क्या है थाइमीन, और यू फॉर यूरेसिल। यूरेसिल किसके लिए है, आरएनए के लिए है, और साइटोसिन और थाइमीन हमारा डीएनए के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर का। आप देखें 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डीएनए और आरएनए का। तो डीएनए इज स्टैंड्स फॉर डाइडीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को क्या कहते हैं, डी फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज मेनली डबल स्ट्रैंडेड बट इन सम केसेस इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अभी हम फर्दर आगे इसका डायग्राम वगैरह होगा तो उससे आपको पता चलेगा डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। फिर है डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन present mainly in nucleus and small amount of in mitochondria and chloroplast। डीएनए जो होता है क्या स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए इज मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड बट इन सम केसेस इट इज आल्सो इन डबल स्ट्रैंडेड। दोनों क्या कहते हैं, ये मेनली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन कुछ केसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन कुछ केसेस में डबल स्ट्रैंडेड होता है। इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड मोस्टली इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में पाया जाता है और जो कि साइटोप्लाज्म में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। आरएनए इज यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस फॉर पुटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेल। प्रेजेंट, ये प्रेजेंस नहीं है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। प्रेजेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेल। आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज करते हैं, और इट इज आल्सो यूज्ड फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक क्या कहते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करें तो इट फॉर पुटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेल, और पूरे सेल में ये प्रेजेंट होता है आरएनए। नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए।
आरएनए का और डीएनए का केमिकल कॉम्पोजिशन। तो डीएनए की सबसे पहले बात करें, डीएनए कंसिस्ट ऑफ इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा मॉलिक्यूल्स। इट्स बिल्डिंग ब्लॉक इज डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, 1 से 3। ठीक है, तो ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस, इसमें होता है डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप इसमें पाया जाता है। ठीक है, आरएनए की बात करें, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, इट बिल्डिंग ब्लॉक इज राइबोज, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो बस अंतर क्या है इसमें, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप दोनों में है, बस डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में आपका राइबोज है। ठीक है, इसमें क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, फिर बात करें, इन बोथ डीएनए एंड आरएनए डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज रिस्पेक्टिवली जॉइंड टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब डीएनए अगर डीएनए आरएनए से एक दूसरे से अगर लिंक्ड होते हैं तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज एक दूसरे से जुड़ते हैं, किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। दोनों डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर टाइप बात करें तो हमारा डीएनए डिपेंडिंग अपॉन द आयनिक स्ट्रेंथ and humidity, various form of DNA exist. The naturally occurring DNA is bDNA. ठीक है, तो अलग अलग डीएनए हैं इसमें, डीएनए और आरएनए के। अगर हेलिक्स सेंस के रहेंगे तो ए डीएनए आपका राइट हैंडेड रहता है, बी डीएनए आपका भी राइट हैंडेड, सी डीएनए भी राइट हैंडेड और जेड डीएनए, ये वेरियस आपका टाइप्स हैं डीएनए के, ध्यान रहे। ठीक है, तो हेलिक्स सेंस से अगर बात करें तो ए डीएनए आपका राइट हैंडेड रहता है, बी डीएनए, सी डीएनए भी राइट हैंडेड रहता है, जबकि जेड डीएनए आपका लेफ्ट हैंडेड रहता है। डायमीटर इन एंगस्ट्रॉन, ये देख लीजिएगा एंगस्ट्रॉन है कि नहीं, ये 23 एंगस्ट्रॉन, बी डीएनए 19 एंगस्ट्रॉन, सी डीएनए भी 19 एंगस्ट्रॉन और जेड डीएनए आपका थोड़ा सा कम है, 18 एंगस्ट्रॉम। बीपी पर टन, ये मेरे ख्याल से फोल्डिंग होगा। ठीक है, तो ए डीएनए 11, बी डीएनए 10.5, सी डीएनए 9.33 और जेड डीएनए आपका 12 बीपी पर टन है। अब बात करेंगे स्कीम्स ऑफ द ए एंड बी फॉर्म ऑफ द डीएनए। ये ए डीएनए है और ये बी डीएनए है। ठीक है, तो अलग अलग इसका क्या कहते हैं, नेचर। अब आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए इज ऑफ 2 टाइप्स, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। इन सेलुलर सिस्टम आरएनए एक्ट्स ऑन द नॉन जेनेटिक आरएनए। जो सेलुलर सिस्टम है, जो आरएनए इस पे काम करता है, नॉन जेनेटिक आरएनए पे काम करता है। फॉर एग्जांपल आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा भी था कि आरआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है। ठीक है, तो उसे इसको डिटेल में अगर जानना है तो फिर वो फर्दर जो 4th यूनिट वाला जो भी है नोट्स, वीडियोस भी उसमें पड़े हुए हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा। फिर हमारा है जेनेटिक आरएनए इज फाउंड इन सम वायरस, फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस, ट्यूमर वायरस, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। तो जो जेनेटिक वायरस आरएनए है वो कुछ वायरस में भी पाया जाता है, जैसे कि रेट्रोवायरस, ट्यूमर वायरस, टीएमवी जिसे कहते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, इन सारे वायरस में भी पाया जाता है कौन सा, जेनेटिक वायरस। नेक्स्ट बात करेंगे आरएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। तो आरआरएनए स्टैंड्स फॉर द राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है और बहुत ही स्टेबल होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा और बहुत स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए है। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द राइबोसोम। तो आरआरएनए
जो क्या क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द राइबोसोम्स। नेक्स्ट बात करेंगे mRNA। mRNA stands for the messenger RNA. It is less abundant and less stable as compared to the mRNA। ठीक है, तो mRNA जो है ये क्या कहते हैं, मैसेंजर RNA कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, बहुत कम पाया जाता है और बहुत कम स्टेबल होता है अगर rRNA से इसका कंपैरिजन किया जाए। ये rRNA है यहाँ पे, ठीक है। ये दो टाइप्स के mRNA होते हैं। पहला पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA ये क्या होता है, सच mRNA which has information for the synthesis of many polypeptide chains is called polycistronic mRNA। ऐसा mRNA जिसमें इंफॉर्मेशन होता है किसका, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेंज। क्या इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड या मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, उसे क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। नेक्स्ट बात करेंगे, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी सिस्ट्रॉन्स। इन प्रोकैरियोटिक्स mRNA इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। प्रोकैरियोटिक्स में जो होते हैं वो mRNA पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। नेक्स्ट बात करेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA में क्या है कि such mRNA which has information for the synthesis of single polypeptide chain। ठीक है, ऐसा mRNA जिसके पास इंफॉर्मेशन रहता है किसका, फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, या that mRNA which has the information for the synthesis of single polypeptide chain is monocistronic mRNA। It carries information of the single cistron। उसमें क्या था, पॉलीसिस्ट्रोनिक में वो कई सारे सिस्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन रखता था, इसमें क्या है, सिंगल सिस्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन रखेगा। वो क्या कर रहा था, प्रोकैरियोटिक्स में मैक्सिमम mRNA पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA पाया जा रहा था, इसमें क्या है, यूकैरियोटिक में ये या मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA पाया जाएगा, ठीक है। रोल की बात करें तो इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन फॉर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन। तो ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन। नेक्स्ट बात करेंगे टीआरएनए का। आरआरएनए पढ़ा हम लोगों ने, एमआरएनए पढ़े, अब टीआरएनए। टीआरएनए में है, it is stable and abundant and are intermediate between that of rRNA and mRNA। ये tRNA जो होता है ये क्या करता है, it acts as a intermediate between the rRNA and mRNA, और ये स्टेबल और अबंडेंट इन द नेचर होता है, मतलब ये काफी स्टेबल होता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रोल टीआरएनए का। तो टीआरएनए इज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए इज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल व्हिच इंटरप्रिवेंट कोडॉन ऑफ एमआरएनए इन टर्म ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, कोडॉन को, एमआरएनए कोडॉन को अमीनो एसिड के। 32 टाइप्स ऑफ टीआरएनए इज रिक्वायर्ड टू रीड 61 कोडॉन। 32 तरह के टीआरएनए होते हैं 61 कोडॉन को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे चेरगेव्स रूल को। तो बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए ऑफ वन स्पीशीज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अनदर स्पीशीज। जो बेस कॉम्पोजिशन होते हैं डीएनए का, उसी में अगर डिफर होता है तो दोनों स्पीशीज में डिफरेंस हो जाते हैं। डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म शो आइडेंटिकल बेस कॉम्पोजिशन। जो भी हम अलग अलग टिश्यू से डीएनए को आइसोलेट करते हैं
तो वो आइडेंटिकल बेस के अकॉर्डिंग ही वो क्या कहते हैं एक दूसरे से डिफर करते हैं। लिखा भी है डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म शो आइडेंटिकल बेस कॉम्पोजिशन। मतलब अगर सेम ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टिश्यू से उसके डीएनए को आइसोलेट किया जाए तो क्या होगा, वो सेम कंपोजिशन या सेम ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म एज, न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल लेवल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब अगर हम क्या कहते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग टिश्यू से डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका एज कितना है, वो कितना न्यूट्रिशनल लेता है या किस एनवायरमेंट में रहता है। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी एनवायरमेंट में रहे किसी भी हद तक का वो न्यूट्रिशनल लेवल पा रहा है या उसका एज कितना भी है तो फिर भी डीएनए सेम रहेगा। नेक्स्ट, इन एवरी डीएनए एडेनिन रेसिड्यू इज इक्वल टू द थाइमिन रेसिड्यू एंड गुआनिन रेसिड्यू इज इक्वल टू द साइटोसिन रेसिड्यू। तो हर डीएनए में क्या होता है, एडेनिन रेसिड्यू जो होता है वो थाइमिन रेसिड्यू के इक्वल रहेगा और गुआनिन रेसिड्यू साइटोसिन रेसिड्यू के इक्वल रहेगा, जिसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ प्यूरिन इज बेसेस इज इक्वल टू द पायरिमिडीन बेसेस। तो जो प्यूरिन बेस जो होता है वो पायरिमिडीन बेस के इक्वल रहेगा इसके अकॉर्डिंग। ये रहा हमारा एडेनिन थाइमिन बेस पेयर, गुआनिन साइटोसिन बेस पेयर। ठीक है, अलग अलग। डिस्कवरी किसने किया था डीएनए डबल हेलिक्स का, तो फ्रेडरिक ग्रिफिन ने discovers that the factor in diseased bacteria can transform harmless bacteria into deadly bacteria। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था। रोसलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे फोटो ऑफ डीएनए इन्होंने डिस्कवर किया था। चारगाफ गिवन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए, चारगाफ ने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए में दिया था। देन वाटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बाय यूजिंग गिवन डाटा इन 1953। तो वाटसन और क्रिक ने हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का डिस्क्राइब किया था किससे, बाय यूजिंग अबव गिवन डाटा इन 1953। मतलब जो कि हम लोग अभी ऊपर डीएनए के बारे में पढ़े हैं उसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब बात करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। डबल हेलिक्स डीएनए ऐसा होता है, कैसा होता है, तो पहला बात करें डीएनए हैज टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड which are coiled around the same axis to form the right angle double helix। जो डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का होता है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पाए जाएंगे और वो एक दूसरे में coiled होते हैं। ठीक है, the backbone of each polynucleotide strand is hydrophilic and it is composed of alternate phosphate sugar bond। जो दो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का होता है, जो बैकबोन होता है वो कैसा किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है और उसमें अल्टरनेट फॉस्फेट शुगर बॉन्ड से वो जुड़े हुए होते हैं। द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज ऑन आउटसाइड फेसिंग एक्वस मीडियम, बाहर की तरफ रहते हैं और एक्वस मीडियम में रहेंगे। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसेस आर स्टेक्ड विद इन द हेलिक्स फेसिंग नॉन एक्वस मीडियम। जो प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस रहेंगे वो विद इन हेलिक्स में रहेंगे और वो नॉन एक्वस मीडियम की तरफ फेस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे bases of one strand shows complementary pairing with the base of one strand adenine pair and with thymine with the help of 2H bond, 2 hydrogen bond and guanine pair with cytosine with the help of 3 hydrogen bond and vice versa। और इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एडेनिन पेयर थाइमिन के साथ और गुआनिन पेयर साइटोसिन के साथ। दो पहला एडेनिन थाइमिन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो जुड़े रहते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ बोथ स्ट्रैंड प्रोड्यूस मेजर एंड माइनर ग्रूव इन डबल हेलिक्स। ठीक है, in stack of bases, two bases are separated by a distance of 0.34 nm. One turn of helix cover distance of 3.4 nm, which include 10.5 base pair। ये दो बेस की बात हो रही है।
तो ये एक दूसरे से सेपरेट कैसे करते हैं, कितने डिस्टेंस पे सेपरेट होता है, 0.34 nm पे, और हेलिक्स जो होता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 3.4 nm, और जिसमें 10.5 बेस पेयर भी होता है। नेक्स्ट है बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिक्स डिपेंड अपॉन द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जो डबल हेलिक्स का जो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, स्टैकिंग इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पैराबोलिक बेसेस। तो दो किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा, और जो हमारा क्या है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कैसे है, इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पैराबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये डीएनए स्ट्रक्चर है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो स्ट्रक्चर, शेप, डबल हेलिक्स, ये डीएनए, ये मतलब कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, ये डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर शेप की, तो ये डबल हेलिक्स होता है डीएनए, और आरएनए लीनियर और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड मेनली 2 स्ट्रैंड, बट इन सम केसेस लाइक इन बैक्टीरियोफेज इट इज 1 स्ट्रैंड, ठीक है। आरएनए की बात करें तो मेनली 1 स्ट्रैंड, बट इन सम केसेस लाइक टोबैको मोजाइक वायरस एंड रियो वायरस इट इज ऑफ 2 स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये 1 स्ट्रैंड का 2 स्ट्रैंड का होता है, ये 1 स्ट्रैंड का होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये 1 स्ट्रैंड का हो जाएगा और ये 2 स्ट्रैंड का हो जाएगा। शुगर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाएगा और आरएनए में राइबोज पाया जाएगा। नाइट्रोजनस बेस का तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लोकेशन, मेनली इन न्यूक्लियस एंड फ्यू इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फंक्शन store genetic information, contain protein codes and ensure each daughter cells and gametes receive exact genetic information, ठीक है। ये genetic information store करता है। perform non genetic function but in some cases like retrovirus it acts as genetic component। non genetic function ये perform करता है, लेकिन कुछ cases में, retrovirus के केस में genetic component ये store करता है। replication की बात करें तो DNA undergoes replication, और आपका आरएनए ओनली जेनेटिक आरएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन, तो जेनेटिक आरएनए में ही रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, फिर साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, ये अलग अलग डीएनए और आरएनए, ठीक है।